हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे मुझे उम्मीद है आपने पहली क्लास पूरी रिवाइज कर ली होगी, आपने लास्ट क्लास अच्छे से रिवाइज की होगी। मैंने उसमें आपको स्टेप 1 सिखाया था कि हम क्लीन द बैलेंस शीट करेंगे, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, 3 नोट बताए थे। उसके बाद सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, उसमें 8 नोट बताए थे। इस तरह से हमारी पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई थी। अब आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ, अब क्या होगा, क्वेश्चन में आ जाओ। जो क्वेश्चन चल रहा था ये रहा, तो चलाया नहीं मैंने अभी तक। जो क्वेश्चन चल रहा था, चल ले भाई। आ जाओ बच्चों, लिखना शुरू करें। अब हम मालिक के पास गए, हमने कहा भाई साहब हमने तो कब से किताबें बंद करके बैठे, कुछ बेचा हो तो बता दो। मालिक सब कुछ बेचने के बाद, आप मेरी बात समझे, ये जो मैं अकाउंट बना रहा हूं सब कुछ बेचने के बाद एंड में बना रहा हूं। मालिक ने सब कुछ बेच दिया और हमें बता रहा है कि क्या क्या बेचा। लिखे क्वेश्चन में नीचे, आप क्वेश्चन में जो वो लिख रहे थे ना, बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट के नीचे लिखे फॉलोइंग एसेट्स सोल्ड। ये एसेट्स बेच दी मालिक ने। कह रहे मशीन बेची 90,000 की, डेटर से 30,000 रुपए रियलाइज हुए, फर्नीचर से 10,000 रुपए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी 8,000 रुपए की, स्टॉक बेच रहे थे। नीरज कहने लगा स्टॉक मुझे ही दे दो, भाई फर्म बंद हो रही है। स्टॉक टेकन बाय नीरज, टेकन बाय एन 7,000, बी आर टेकन बाय एम, बाय एम 5,000 रुपए, गुडविल बिक गई 40,000 रुपए। एक जब बेच रहे थे ना, एक टूटी हुई कार पड़ी थी, एक टूटी हुई कार पड़ी थी, पता ही नहीं चला हमारे को। हमने बैलेंस शीट में कहीं कार लिखी ही नहीं थी, एक कार मिल गई, हमने वो बेच दी कार। भाई जो भी सामान है सारा बेचना है, तो लिखो कार विच इज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट फाउंड ड्यूरिंग सेल। ड्यूरिंग फाउंड आगे लिख देते हैं यहां से, कार विच इज नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट फाउंड एंड रियलाइज्ड ₹70,000, और 70,000 की वो कार बिक गई। मालिक ने हमें ये सब बताया, कह रहा है मैं एक मशीन बेचा है, एक डेटर बेच कर आया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेच कर आया हूं, गुडविल बेच कर आया हूं, फर्नीचर बेच कर आया हूं, और स्टॉक तो नीरज ने ले लिया है और बीआरबी मुस्कान ने ले लिया है। देखो बच्चों, ये सारी एसेट्स बिक गई। अब बात करते हैं लायबिलिटी की, अब बात करते हैं लायबिलिटी की। ध्यान से सुनो, मालिक ने हमें क्या क्या बताया। कह रहा है सर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हमने कुछ लायबिलिटी की जो पैसे आए थे उसमें से कुछ लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। कह रहे क्रेडिटर की पेमेंट की 11,000 रुपए की, बीपी की पेमेंट की 6,000 रुपए में, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड की पेमेंट की 4,000 रुपए, लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट की 40,000 रुपए की, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 रुपए, टैक्स की पेमेंट की 7,000 रुपए। हमने ये सब पेमेंट्स की, और हमारे अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया था, हमें कुछ उसकी भी पेमेंट करनी पड़ी। ये मालिक ने आपको सब बताया है। ए केस अगेंस्ट द फर्म
फर्म के अगेंस्ट एक केस था, ₹1000 रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर इट। और आपको उन्होंने बताया, मालिकों ने कह रहे जब हम डेटर्स बेचने जा रहे थे लोगों से मिलना पड़ता था, डेटर से पैसे लेने जा रहे थे तो लोगों से मिलना पड़ता था, बीआर से पैसे लेने थे लोगों से मिलना पड़ा, स्टॉक बेचना था, गुडविल बेचनी थी, लोगों से मिलना पड़ा, आना जाना पड़ा, उनको चाय पानी पिलाना पड़ा, कुछ खर्चे भी हुए हमारे। लिखे एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ₹3000, 3000 रुपए के खर्चे हो गए। मालिक ने अब आपको यह दूसरा स्टेप बता दिया कि यह सब काम हुआ। मैं एक काम करता हूं, देखता हूं उनके पास कौन कौन से पैसे आए। मशीन बेचकर पैसे आए, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर्स बेचकर पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये सब बेचा, आ जाओ लिखते हैं। अब हम तो सीए है, हम तो जर्नल एंट्रियां बनाते हैं, सिर्फ बेचकर तो मालिक ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट बाय बैंक। और बैंक के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। ठीक है, चलो आओ बेचते हैं सामान। मशीन बिकी 90,000, मशीन 90,000, डेटर्स 30,000, डेटर्स 30,000। डेटर्स के बाद मशीन होगी, डेटर होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 8,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद गुडविल बिकी 40,000 रुपए, गुडविल 40,000 रुपए। गुडविल के बाद फर्नीचर बिका 10,000 रुपए, फर्नीचर के बाद अब मशीन बिकी, डेटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फर्नीचर, ये तो बिक गए। एक और लिखा हुआ है, एक कार थी जो पहले नहीं थी वो अब बिक गई है। एक कार थी जो पहले नहीं थी वो अब बिक गई है। कार बिकने की क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां पे कार बिक गई, कितने की बिकी कार, 70,000 रुपए की। कोई डाउट है किसी को? आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जो मैं कहना चाहता हूं। हमने क्या क्या चीजें बेच दी, मशीन, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गुडविल, और एक ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं थी वो भी बिक गई। कोई डाउट? मेरे साथ बोलो, बोलो, एक ऐसी एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं थी वो भी बिक गई। कोई डाउट? एक बात देखते, कई एसेट्स ऐसी थी जो बैलेंस शीट में थी और कुछ बताया ही नहीं। जैसे देखो, मशीन के बारे में लिखा हुआ है, यस। मशीन के बाद फर्नीचर के बारे में लिखा हुआ है, यस। डेटर्स के बारे में, हाँ। स्टॉक के बारे में भी है, बीआर के बारे में भी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं है, पेटेंट के बारे में कुछ नहीं है, कॉपीराइट के बारे में कुछ नहीं है। इनका क्या होगा? मान के चलेंगे ये बिकी ही नहीं, 0 रुपए की बिकी। अगर एसेट्स के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो हम मानकर चलते हैं 0 रुपए की बिकी। क्या मानकर चलते हैं? 0 रुपए की बिकी। बोलो मेरे साथ, बोलो, सभी एसेट्स बेच दी जाती हैं अगर कोई एसेट्स बैलेंस शीट में ना हो तो वो भी बिक सकती है। और जिन एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया मानकर चलेंगे वो बिकी नहीं, नील वैल्यू की है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? तो
इसमें लिखा हुआ है स्टॉक नीरज ने ले लिया, बताना क्या एंट्री बनेगी। नीरज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बीआर मुस्कान ने ले लिए, मुस्कान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं यहीं पर ही, मेरे पास तो जगह कम पड़ गई, आपके पास भी कम पड़ गई है क्या? कम पड़ गई है। बाय नीरज कैपिटल अकाउंट, बाय मुस्कान कैपिटल अकाउंट। नीरज ने स्टॉक ले लिया, मुस्कान ने बीआर ले लिए। नीरज ने स्टॉक ले लिया, मुस्कान ने बीआर ले लिए। देखना कितना स्टॉक, 7000, और बीआर ले लिए, बीआर कितने ले लिए? 5000। एसेट्स के बारे में सारी बात समझ में आ गई है? आप मेरे साथ बोलो, बोलो एसेट्स बिक जाती हैं या कोई पार्टनर ले जाएगा। अगर बिक जाएंगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर ले जाएगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैपिटल अकाउंट में तो लिख लो रियलाइजेशन। कितने रुपए है स्टॉक? 7000, और ये कितने का ले गया? 5000 का। अब जो एसेट की कोई एसेट्स अगर मिल जाए जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी, वो भी बेच देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और ऐसी एसेट्स जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, मान कर चलेंगे वो बिक गई हैं। कोई डाउट है किसी को? अब आ जाओ लायबिलिटी के बारे में। मालिक ने लायबिलिटी के बारे में क्या बताया? मालिक कहता है क्रेडिटर की पेमेंट हो गई है, बीपी की पेमेंट हो गई है, वर्कमैन प्रोविडेंट फर्म, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्स, इन सब की पेमेंट हो गई है। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखूंगा टू बैंक। जिस जिसकी पेमेंट हो चुकी है, जल्दी बताओ किस किस की हो चुकी है। क्रेडिटर 11000, बीपी 6000, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड यहां पे रियलाइजेशन में टोटल कितना आया था क्या? चलो अभी देख लेंगे। कार 70,000 की भी कितने ना, चलो देख लेंगे अभी। यहां पे बीपी के बाद वर्कमैन प्रोविडेंट फंड 4000 रुपए, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड 4000। आगे लॉन्ग टर्म लोन 40000। आगे लॉन्ग टर्म लोन के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 3000, टैक्स 7000। बैंक ओवरड्राफ्ट 3000, टैक्स 7000। एक हमारे अगेंस्ट एक केस था जिसके 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। ये ऐसी लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं थी पर अब मिल गई है। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लिखे केस, जो भी लायबिलिटी दी होगी केस की दी है, यहां पर 1000 रुपए दे दिए हमने। अब ध्यान से, कई लायबिलिटीज ऐसी है जिनके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। लायबिलिटी में देखना था क्या क्या। क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, बोलो। लॉन्ग टर्म लोन की कर दी, बीपी की कर दी है क्या? बीपी के बारे में लिखा है कुछ? कर दिया बीपी की। बीपी के बाद आउटस्टैंडिंग खर्चों की कर दी ना, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दी, यस। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके बारे में भी कुछ लिखा नहीं है। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड की पेमेंट कर दी। आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो तो हम पेमेंट खुद करेंगे। एसेट्स के बारे में कुछ ना लिखा तो कितनी रियलाइज होती है? निल।
लायबिलिटी के बारे में कुछ ना लिखा हो, फुल पेमेंट करेंगे। किसके बारे में नहीं लिख रखा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, आप मेरे साथ एक बार बोलना शुरू करो। बोलो, लायबिलिटीज में हम सभी लायबिलिटीज को पेड करेंगे। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, और अगर एसेट्स के बारे में नहीं लिखा तो हम मानकर चलते हैं नील वैल्यू रियलाइज हुई होगी। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की मैं खुद ही पेमेंट कर दूंगा। कितनी हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की? 1000। क्या देखना कोई और लायबिलिटी भी है? प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में हो गई। यस। पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। आप ध्यान से देख ले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन है। क्रेडिटर के बारे में लिख दिया था। स्टॉक रिजर्व तो प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में लिखा हुआ था, पेड कर दिया। बीपी के बारे में लिखा हुआ था, पेड कर दिया। आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो क्या मान के चलूंगा? पे कर दिया। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन तो है ही प्रोविजन। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ था। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखा हुआ था। टैक्स के बारे में लिखा हुआ था, पे कर दिया। किसके बारे में नहीं लिखा हुआ? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लिखवाता हूं। पार्टनर्स वाइफ लोन, तो मैं पार्टनर की वाइफ का लोन खुद पे करूंगा। तो जल्दी पे करे। वाइफ लोन कितने रुपए? वाइफ लोन 2000। मैं एक बात लिखना चाहता हूं यहां पर, एक बात और लिखना चाहता हूं। लिखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पेड ₹1000। क्वेश्चन में लिखवा दिया मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पेड ₹1000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 1000 रुपए पे किए, तो एंटर बनाए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मुझे बताओ टोटल पेमेंट कितनी कर दी आपने? टोटल पेमेंट कितनी कर दी? कितना? और एसेट्स में 2,48,000। यहां पे बाय रियलाइजेशन। किस किस को ये बात समझ में आ गई बच्चों? बच्चों मैं आपको बताता हूं, मेरी बात समझो। आप लोग अभी ये मत समझे कि ये हमको तो वो ही रट्टा बड़ा आसान लगता था, ये तो बड़ा मुश्किल तरीका है। अभी देखना थोड़ी देर में रट्टे वाले बच्चे दिक्कत मानेंगे। हमें समझना है सारी बातों को, और सारी बातें में याद भी होनी चाहिए। हमारे पास बीडी बैलेंस कितना था? 1 लाख। और यहां पे कितना था? टू रियलाइजेशन 248। ये था हमारा स्टेप 2। ये क्या था हमारा? स्टेप 2। जल्दी बोलना, स्टेप 2 क्या था? सारी एसेट्स को बेच दे। बोलो, सारी एसेट्स को बेच दो। ऐसा हो सकता है हमें ऐसी एसेट्स मिले जिसके बारे में बैलेंस शीट में ना लिखा हो, वो बिक सकती है। और अगर किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, मानकर चलेंगे वो नील वैल्यू की बिकती है। अब आगे बोलो, लायबिलिटीज में सभी लायबिलिटीज को पेड करेंगे। अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो मानकर चलेंगे वो पे कर दी है। क्या डाउट है किसी को? बेटे आप वैसे हीरे हो, आपको मैं क्या बताऊं, छा जाते हो आप। मतलब जितनी गर्मी में आप बैठे हो ना, कमाल है आपकी। मतलब इसे कहते हैं सीए वाली मेहनत, कि वाकई इतनी गर्मी के अंदर बैठ के, और बस एक ही बात ध्यान इस तरफ है
किस किस का ध्यान इस तरफ है, किस किस का ध्यान पसीनों पे है? पसीने पे किस किस का ध्यान है? मुझे पसीना आ रहा है। बेटे क्या बताऊं मैं आपको, बस आप जैसे महान व्यक्ति सामने बैठे हो ना, क्या मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास। क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई? एक काम करते हैं, ये था स्टेप 2। थ्योरी में स्टेप 2 को लिखते हैं, थ्योरी में स्टेप 2 को लिखते हैं। आ जाओ। सेकेंड स्टेप, realize all assets and pay off all liabilities। आप सभी एसेट्स को रियलाइज करें और लाइबिलिटी को पे कर दे। वैसे आपका रूम ये वाला है नहीं, आपका रूम नीचे वाला है, ये तो आपको वैसे ही बिठाया हुआ इसमें। चलो ए पॉइंट, एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स। रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटी, ये मेरा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप क्या था? क्लीन द बैलेंस शीट। सेकंड स्टेप क्या है? सारी एसेट्स बेच दो और लाइबिलिटी की पे कर दो। मैं एसेट्स बेच रहा हूं, पहली बात कैश में बिकी, कैश, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दूसरी बात, एसेट्स को कौन ले सकते हैं? पार्टनर्स, टेकन बाय पार्टनर्स। क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई डाउट बच्चों? तीसरी बात, कई बार एसेट्स कोई लाइबिलिटी होल्डर ले जाता है। जैसे मैंने एक आदमी के 10,000 रुपए देने थे, वो कहता है मुझे अपनी कार दे दो, तो नो एंट्री। तो लिखे एसेट्स टेकन बाय लाइबिलिटी होल्डर, टेकन बाय लाइबिलिटी होल्डर। तो क्या करोगे? नो एंट्री। जल्दी से मुझे बताएंगे, बोलो। सेकेंड स्टेप का नाम क्या है? रियलाइजेशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसमें क्या करेंगे? हम सारी एसेट्स को बेचेंगे, कैश पार्टनर लेकर जाएंगे, लाइबिलिटी होल्डर लेकर जाएंगे। कैश की क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर लेगा तो क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई लाइबिलिटी होल्डर लेगा तो नो एंट्री। कोई डाउट है बच्चों? अब नोट लिखे, इसमें क्या क्या नोट आएंगे। किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलेंगे? नील लिखे। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट एसेट्स, अगर एसेट्स में कुछ नहीं लिखा, एसेट्स रियलाइज्ड, एज्यूम डेट नील वैल्यू रियलाइज्ड। क्या मानकर चलेंगे? नील वैल्यू रियलाइज हुई है। बात समझ में आ गई? अब लिखिए लाइबिलिटी के बारे में। बी, लाइबिलिटी। पहली बात, कैश पे किया, क्या एंट्री बनेगी कैश पे करने की? कैश पे करने की क्या एंट्री बनेगी? लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बैंक या कैश कुछ भी लिखते चले जाए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। सेकंड, किसी पार्टनर ने पेड कर दी, पेड बाय पार्टनर, क्या एंट्री बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तीसरी, एक लायबिलिटी वाला हमारी एसेट्स ले गया, जैसे ऊपर आया था कि लायबिलिटी वाला एसेट्स ले गया, ये वही है, लायबिलिटी वाला एसेट्स ले गया, नो एंट्री। नो एंट्री। कोई डाउट है किसी को? इसमें नोट लिखे, नोट। if nothing mention about payment of liability, then assume full value paid। बच्चों बातें बंद यार, मुझे पता है लाइट नहीं है, एक तो लाइट है कि आपस में बातें करके के गर्मी कर रहे हैं इतनी। फुल वैल्यू पेड। बेटे आप हो चार्टेड अकाउंटेंट्स, आपके लिए क्या गर्मी क्या सर्दी, आप महान हो, महान। अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो फुल वैल्यू पेड कर दी जाएगी। ओके, यहां तक मेरा सेकंड पॉइंट भी खत्म हुआ। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।